हाँ, तो इस चैप्टर से अपन ने व्याख्या कंप्लीट कर ली। अब आज अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुत मज़ेदार ट्रिक है ये कि पहले व्याख्या पढ़ेंगे उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है, अगर ढंग से आपने इनको पढ़ लिया, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक से बड़े क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस लिमिट के क्वेश्चन है। अच्छे से आपको पढ़ना है, छोटे छोटे ऐसे क्लास आती रहेगी और पता ही नहीं चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो अपन ने सीरीज चलाई है 80-80 नंबर की शानदार तैयारी हो जाएगी। बस मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ, बस इतना सा टाइम तो निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है। आरो भाग बुक सेकंड है ये, काव्यखंड, और आपका चैप्टर फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन जी वाला है। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं अपन। पहले अपन बात करेंगे उत्तरात्मक प्रश्न की, जिसमें 30 से 40 शब्द के आंसर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले अपन एनसीईआरटी के तो सारे लेंगे, एनसीईआरटी के तो अपन लेना ही लेना बुक वाले, तो उसके अलावा कितने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट और हैं, क्योंकि देखो मोस्टली आपको इसका मीनिंग आपको आता है, अर्थ आता है, क्योंकि अपने व्याख्या ढंग से पढ़ ली। लेकिन इसलिए पढ़ना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, वहाँ पर आंसर आते हुए भी नहीं लिख पाते, क्योंकि क्वेश्चन घूम जाता है, इसलिए क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। आपने देखा भी था कि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए घूमता हूँ। बिल्कुल, जगजीवन का भार का मतलब है इसमें आने वाली परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ, मुश्किलें, दुख सुख सब। ठीक है, और दूसरी ओर मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ। ये क्या मामला है? कभी तो कहते हैं मैं पूरे जीवन को जगजीवन को भार लिए घूमता हूँ, कभी कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है जगजीवन से। ठीक है, यानी कि मुझे दूसरे कहते हैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ, मतलब मुझे जग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ी विपरीत लगती है बोले परिस्थितियाँ। इन कथनों में आपका क्या विचार है, क्या आशय है? तो देखो ऐसा है कि मैं आपको ऐसे समझा दूँ, फिर आंसर लिख लेंगे कि जो ये इस कविता में इन दोनों का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं परेशानी लेके घूमता हूँ, तो परेशानियाँ तो जो आई है उनको हंसते खेलते उनको एडजस्ट करो, उनको सहन करो, उनका मुकाबला करो। इनका मतलब ये है कि मैं जगजीवन में भार ले घूमता हूँ, ऐसा नहीं कि बस उसी में उलझे रहेगा, उनकी परवाह मत करो। आगे तो आगे, जैसे सुख आ रखा है तो दुख भी आएगा। ठीक है, तो दुख के लिए पहले से तैयार रहो, कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो ऐसा मान लो कि ठीक है यार, काट लेंगे, सहन कर लेंगे, वो चीज़ है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को जग से जोड़ने और अलग रहने की बात भी करते हैं। ठीक बात है। वे संसार की चिंताओं और व्यथाओं के प्रति सजग हैं। सजग का मतलब तैयार हैं कि कोई भी चिंता परेशानी उसके लिए, ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचें, बस उसके लिए तैयार रहेंगे, उनका सामना करेंगे। ठीक है, सजग का मतलब होता है तैयार हैं। ठीक है, इस तरह वह संसार की निंदा प्रशंसा, ठीक है, इसकी परवाह नहीं करते, इसकी चिंता नहीं करते हैं, नहीं करके उससे प्रेम कर उसके हित साधना चाहते हैं कि संसार हमारे बारे में क्या कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा करे प्रशंसा करे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें खुश रहना है और जो भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी आ जाए, उसके लिए हमें सजग रहना है, ये चीज़ है। ठीक है, और हमेशा उससे प्रेम करने की बात कहते हैं। हमेशा कोई परेशानी आए, ठीक है, आराम से हंसते खेलते उसको जिया जाए। सेकंड है जहाँ पर दाना का मतलब समझ गए, यानी कि जहाँ लोभ लालच मोह माया जहाँ मिल रही है वहीं नादान भी होते हैं। बिल्कुल सही है, आज अपन ने व्याख्या में पढ़ा था कि वहीं नादान भी होते हैं, जो इस संसार के सुख में, इस संसार की इस मोह माया में फंस जाते हैं, वो सीधे होते हैं, भोले होते हैं। ठीक है, वो नादान होते हैं, उनको बताया गया है। कवि ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसमें दाना शब्द जो उसका मतलब है स्वार्थ, लोभ लालच और सांसारिकता और चेतना का प्रतीक है। ठीक है, चेतना मतलब संसार में जो जो चीज़ें दिख रही है उनके लिए मोह की, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, उनके लिए उनका प्रतीक है यहाँ पर दाना का मतलब। ठीक है, और संसार में आपको पता है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, ज्ञानी भी कर रहे हैं, अज्ञानी भी कर रहे हैं। लेकिन इस कविता में अज्ञानी किसको बताया गया है? परंतु स्वार्थ की चिंता करने वालों को अज्ञानी कहा गया है। जो सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं, सिर्फ खुद का हित देखते हैं, वो अज्ञानी है। जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं, दाने का मतलब लोभ, मोह माया लालच, इसमें फंस जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से वे नादान, वे सांसारिक षड्यंत्र के प्रति थोड़े भोले होते हैं। भोले का मतलब है कि उनको पैसा दिखता है इसलिए फंस जाते हैं कि नहीं, वो ये नहीं सोचते। मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि लोग इतने मोह माया में पागल हैं कि वो अपने फैमिली को भी टाइम नहीं देते। एकदम घर पे भी आएंगे तो 24 घंटे वही बातें या फिर वही माहौल, ऑफिस आएंगे तो लैपटॉप में उलझे रहेंगे वगैरह वगैरह, वो कमा लो वो कमा लो। उनको ये पता ही नहीं है कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है। क्या कभी आप फैमिली को कहीं ट्रिप पे घुमाने के लिए गए हो? क्या उनके साथ में 3-4 घंटे बैठ के टाइम बिताया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाई पैसा उसमें लगे रहते हैं, ये चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन, मैं और जग और, मतलब मैं और जग और। यहाँ पर और का मतलब समझना, मैं और का मतलब दूसरों से है। यहाँ पर फिर सुनना, मैं और मतलब एक तो मैं हूँ जो दूसरों से हटके हूँ, यहाँ पर एक और का मतलब ये है, और एक बीच में और आया है, यह इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला। जैसे कोई दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं ना अपन,
वैसे ही योजक चिन्ह का काम कर रहा है। तो कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द है ना, उसकी विशेषता आपको बतानी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है ना, तीनों में अर्थ अलग अलग है। इसमें मैं और, मतलब पहला मैं और जो है इसका आशय है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जग और, जो दूसरा और है उसका तात्पर्य कि ये संसार भिन्न प्रकार का है। कैसे? जग और मतलब जग का संसार, संसार और मतलब संसार कुछ अलग है, डिफरेंट है। जैसे मैं और हूँ, मैं और दूसरों से हटकर हूँ, वैसे ही इन दोनों वाक्यों के बीच में एक आया है, ये तो खैर ऐसे प्रिंट हो गया। जो और आया है और अगला और कौन सा, दोनों के बीच में जो और आया है वो योजक का काम कर रहा है, योजक अव्यय का काम कर रहा है, उसके रूप में प्रयुक्त हुआ है। और फाइनली अगर और ऐसे रिपीट वाले वर्ड जिनमें कुछ अलग मीनिंग निकल रहा हो, वो यमक अलंकार उसके अंदर होता है, तो यमक अलंकार का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय। जैसे अपने पढ़ा था कि कवि कहते हैं कि मेरी वाणी शीतल है लेकिन आग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ ये समझना ऐसा नहीं कि वो प्यार से बोलते हैं तो एकदम ऐसे ढीले ढाले रहेंगे, कुछ आशा भी नहीं रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, उम्मीद की तप है उनमें, उसकी आग है उनमें, कुछ करने की आग है उनमें। जैसा कि आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, 95+ करने का तप होना चाहिए, आग है उसके लिए, तपना है अपन को, तभी तो बनेंगे, वही चीज़ है। लेकिन वाणी शीतल रखनी है, वो चीज़ है। यानी शीतल वाणी में आग होने का आशय ये है कि कवि का स्वभाव और स्वर तो भले ही कोमल है, अच्छी बातें करते हैं, मीठे बोलते हैं, सबसे प्यार प्रेम से रहते हैं, परंतु उनके जो दिल है, हृदय हैं, वो हृदय तथा विचारों में विद्रोह और जोश की कोई कमी नहीं है। कुछ कर गुजरने का जो विद्रोह होता है ना, अंदर जोश, जुनून, पागलपन, वो बहुत है। हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में दुत्कारते हैं, ठीक है, मतलब व्यंग्य करते हैं, शीतल वाणी से व्यंग्य कमेंट करते हैं, फिर भी अपना होश नहीं खोते। ऐसा भी नहीं है कि इतने सब प्यार प्रेम की बातें करते हैं तो होश खो देंगे, ऐसा भी नहीं। जोश बनाए रखते हैं, प्यार मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन प्रेम से रहते हैं। जैसे अपन ने वो तुलसीदास जी का पढ़ा था कि वो प्यार में इतने पागल थे कि जो उनकी वाइफ जब अपने मायके गई थी तो पीछे पीछे चले गए, जो वहाँ डांट पड़ी तो उनका तो हृदय परिवर्तन हो गया और ईश्वरीय, अलग ही ईश्वरीय प्रेम में बदल गए। तो वो चीज़ उतना पागल भी नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें लांग दो आप, मान मर्यादा ही छोड़ दो, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। पागल भी नहीं होना है, होश भी रखना है। इस तरह कभी अपने शीतल उद्गारों के पीछे हृदय के जोश, बल, शक्ति, इन सब की बात कहते हैं। इजी है। 5वें, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ू से जाग, नीड़ू का मतलब घोंसले, तो अब समझ गए बात, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ गया होगा मन में। बच्चे का मतलब चिड़िया के बच्चों से, पक्षी के बच्चों से। वो क्या फिराक में रहते हैं कि हमारे मम्मी पापा कब आएंगे, हमें कब दाना चुगाएंगे, कब हमसे प्यार करेंगे, वो है। तो बच्चे इस बात की आशा में नीड़ू से जाग रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना चुग्गा, जिसको अपन भोजन बोल सकते हैं, वो लेकर आ रहे होंगे। बच्चों को खाने की प्रतीक्षा है, ठीक है, साथ ही उनसे ढेर सारा प्यार भी मिलने के लिए बड़े उत्सुक है कि वो आएंगे, प्यार करेंगे, है ना, वो चीज़ बड़े इजी है। फिर है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज जरूर है लैंग्वेज इसके अंदर, लेकिन ईजिली हो जाएगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखो कोई भी कविता हो उसमें एक वर्ड ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अपन हर 4-5 लाइन के बाद में इस वर्ड को देखते हैं इस पूरी कविता में। वैसे ही इन्हीं की एक रिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बहुत फेमस है, मोटिवेशनल कविता है, वो भी आपने सुनी होगी, जो हर कोई अपने कुछ शब्दों में अपने जीवन में उतारते हैं उनको, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। हर 3-4 लाइन के बाद में ये वर्ड, हर लाइन आती है रिपीट। वो जो आवृत्ति है वो मतलब उसका क्या मतलब, क्यों ऐसे इतना बार आवृत्ति किया जाता है, उनसे क्या होता है कि गेयता बढ़ती। गेयता का मतलब गाना, गेयता मतलब उसको कैसे गाया जाए, उसमें थोड़ी मधुरता आती है, उसमें थोड़े सुर, एक ताल, एक बैठता है सिस्टम, ठीक है। वही चीज़ है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति की आवृत्ति की जो मेन वो टेक है ये, ठीक है, इस कविता की ये क्या है, टेक है। इससे कविता की गेयता मतलब इसे कैसे गाना है वो, और श्रुति, थोड़ी मधुरता इसके अंदर व्यंग्य होती है, ये इसकी विशेषता के लिए। एक तो इसके लिए ये इस वर्ड का बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब कविता की गेयता और श्रुति मधुरता के लिए इसका यूज़ हुआ है। साथ ही कविता में इस आवृत्ति का, इस रिपीटेशन का ये व्यंजित हुआ है कि जीवन का समय बहुत कम है लेकिन काम है ज़्यादा। जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, खूब सारे बच्चे तो अभी दिवाली मना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनको होश नहीं है। जिस दिन डेट घोषित होगी, तो फरवरी आ गई, जनवरी आ गई, तब उनका आंखें खुलेगी, ये चीज़ है। तो समय कम है, काम बहुत है, मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी जल्दी रखनी चाहिए, थोड़ी उतावले तो रहनी चाहिए, ये हमें देखने को मिलता है। फिर 7वां जो क्वेश्चन है अपना, कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी
खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? बहुत ईजी है। अपन को पता है कि संसार में दुख कष्ट तो आते ही रहते हैं, इनमें खुशी कहाँ ढूंढनी है अपन, जहाँ थोड़ा सुकून मिले। तो उसके लिए क्या करना है? आंसर देखो कि संसार में सुख और दुख दोनों मिलते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, ये तो घड़ी चलती रहती है। परंतु इसमें दुख एवं कष्ट थोड़े ज़्यादा सहने पड़ते हैं। परेशानियां अपन को जन्म लेते ही परेशानी शुरू हो जाती है, परेशानियां ज़्यादा है, सुख थोड़ा कम है, ये चीज़ तो हमें पता है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि दुख मिलेगा तो हम ऐसे निराश हुए बैठे रहेंगे कि अरे यार मतलब किस्मत ऐसे ही है, ऐसा रोना नहीं रोना है। जो है तो है, उसको सामना करो, ठीक है। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अनेक कष्टों को सहते हुए उनके बीच में खुशी और मस्ती का वातावरण तैयार कर ले। इसका एक ही काम है कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो दूसरों की बुराई छोड़ दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरे अगर कुछ प्रोग्रेस या प्रगति कर रहे हैं तो आप मस्त रहो ना, उनसे क्यों दुखी हो रहे हो? आज इस संसार के अंदर मैं बताऊँ क्या है सबसे बड़ा दुख, क्या है बताओ? आज इस संसार में सबसे बड़ा दुख है पड़ोसी का सुख। पड़ोसी के सुख को कोई भी नहीं देखना चाहता, उससे जलते हैं तो उससे दुखी हैं लोग, बस उसमें ही घुसे रहेंगे पूरे दिन भर। ये वो खुद माहौल घर में ऐसा माहौल बना दे, दुख एकदम। खुश रहो, हंसता खेलते रहो, वो अपनी प्रोग्रेस मेहनत कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, आप ही करो, ठीक है, वो चीज़ है। तो कुछ करने की चाह रखी और प्रेम व्यवहार, सबसे प्रेम व्यवहार बढ़ाएं यार, मस्त हंसते खेलते रहो, इतनी ज़िंदगी है। ऐसा प्रयास करने में जीवन में खुशी और मस्ती का माहौल हमेशा बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से बच्चन जी का क्या मतलब आशय है? निज उर का मतलब हृदय समझ गए होंगे, उद्धार लिए फिरता हूँ, तो इसमें ये वो कहना चाह रहे हैं कि उद्धार का मतलब अपनी कुछ फीलिंग्स, ठीक है। कवि का आशय ये है कि स्वयं हृदय के उद्धार यानी कि भावनाएं जो दुख सुख निराशा संवेदना वेदना निस्तारता, कोई 3-4 वर्ड लिख देना, अच्छे वर्ड है, संसार की नश्वरता आदि से जुड़ी है। भाई अपनी फीलिंग्स जो है ना, वो देखो, चाहे सुख दुख हो, चाहे किसी के प्रति संवेदना हो, चाहे किसी के प्रति संसार की जो भी नश्वरता है, निशाता, प्यार प्रेम, जो भी अपनी फीलिंग्स होती है उन सब से जुड़ी होती है ना। कभी अपन इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी अपन खुश भी होते हैं, कभी अपन दुखी भी होते हैं, सब सिस्टम है। उन्हें अपने हृदय तक ही सीमित रखते हैं ये बच्चन जी, क्योंकि ये पहले ही सोच रखा है कि लाइफ में ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके लिए दुखी नहीं होना, तैयार रहना है, इसलिए वो उनको साथ लिए फिरते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, बस सिंपल है ना। 9 कि नादान वही हाय, कवि ने किसे नादान कहा है? समझ गए उसको, क्या जो लालची है और क्यों कहा है? कवि ने इस कविता में, आत्मरिचय कविता में, इस पंक्ति में जो सांसारिक जो दाने चुगने में उलझे हुए लोग हैं, ठीक है, जिनको सांसारिक इस माहौल में जाल में फंस गए हैं और खुद की सुख भूल गए हैं, ऐसे व्यक्ति को नादान कहा है। फिर है कि क्यों कहा है? क्योंकि जो व्यक्ति निराभोगी और पेट की खातिर स्वार्थी होता है, मतलब सिर्फ खुद का भोगी, खुद का कर ले और खुद स्वार्थी, जो सेल्फिश पर्सन है, वो नादान होता है, उसको नादान कहा है, ठीक है। तथा उससे सत्य का ज्ञान नहीं होता, उसे सत्य के पता ही नहीं कि इतनी सी जिंदगी है। खूब सारे लोग देखना कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन पैसे कमाए के कंजूसी नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं घूमेंगे नहीं, कहीं कुछ खर्च नहीं करेंगे, लास्ट में मर जाएंगे, पैसा यहीं छोड़ जाएंगे, क्या कुछ साथ लेके मरेंगे, वो वाली चीज़ है। तो वो उनको कहा है। फिर 10वां, कवि किस प्रकार की जग बना कर रोज मिटाता है? अपन ने पढ़ा था व्याख्या में कि कवि वो जग बना के मिटाते हैं कि जो बातें इनको अच्छी नहीं लगे, जैसे कोई पसंद नहीं आए, कोई ऐसा विचार किसी ने, कोई बुरा व्यक्ति के आगे, तो उनको ये नहीं अपनाते, उनसे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं, और जो भी चीज़ इनको ऐसी गलत लगी उसको ये मिटा देते हैं, मतलब उसको नहीं अपनाते हैं। कवि अपनी कल्पना के अनुसार रोज नई नई संसारिक रचना करता है। उस रचना में उसे जब कोई दोष या कमी नजर आती है, तो भावनाओं की कमी रहती है, प्रेम की कमी रहती है, तो वह उसे अस्वीकार कर मिटा देता है कि नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है। और फिर है कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। याद आ रहा है खंडर का मतलब बचपन का प्यार, ठीक है। आत्मपरिचय कविता इस पंक्ति का क्या आशय है? इसका मतलब ये है, आंसर देखते हैं अपन। इसका आशय ये है कि जो यौवन यानी कि जो युवावस्था में जो प्रिया के बिछुड़ जाने से, मतलब इनकी यंग एज में जो इनको कोई इनके ऐसा मान लीजिए कि चाहते थे, वो नहीं मिली, तो जो कवि का हृदय उसकी मधुर यादों का खंडर जैसा बन गया है, ठीक, हालत ख़राब है। जैसे एक मकान होता है, बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ा महल या गढ़ होता है, किला होता है, वो खंडर बन जाता है। पहले राजा महाराजा जब रहा करते थे तो शानदार हुआ करता था, आज वो थोड़ी खंडर जैसे बन गए, ना तो उन पर कोई पुताई करी हुई, कहीं कहीं पर है, लेकिन ऐसा एकदम उजाड़ सा बना हुआ है, खंडर बना हुआ है। वैसे ही दिल की हालत हो गई है उसकी याद में, तो वे अपने खंडित हृदय से, मतलब ऐसे टूटे हुए दिल से कुछ कोमल भावनाओं और मस्ती को लिए फिरता है, अर्थात अपनी प्रियतमा जिसकी यादों में एक खंडर को लिए घूमते रहते हैं। तो ईजी है ये चीज़ है।
आत्म परिचय कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में पक्का इंपॉर्टेंट है। इस कविता ने हमें क्या सिखाया बताओ? इसको ना देख के अपन मन से क्या लिखेंगे कि इस कविता ने एक तो ये सिखाया कि कैसी भी घड़ी आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हमें उसका सामना करना है, नहीं कि उसके ऊपर रोना रोना है। मतलब हमें हमेशा हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है, हमेशा खुश रहना है, दूसरों से भी खुशी से बात करनी है। ठीक है, दुख सुख आते रहते हैं ये सब बातें। तो आत्मपरिचय में कहती है कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारे परिवेश से अवगत कराती है। बिल्कुल, हमें ये बताती है कि आप क्या हैं, आपकी क्या पहचान है, आपका क्या परिवेश होना चाहिए। इससे हमें अवगत कराती है कि ज़िंदगी है इतनी सी मिली, इसको क्यों ऐसा जी रहे हो। ठीक है, और ये प्रेरणा भी देती है कि हमें जीवन की समस्याओं से जूझते हुए, तो कैसी भी परेशानी आ जाए, जीवन में स्नेह और प्रेम की धारा निरंतर बहानी चाहिए। प्रेम की धारा अनवरत रूप से बहनी चाहिए, बहानी चाहिए। मतलब प्रेम की धारा बहनी चाहिए, मतलब हर किसी से प्रेम से बात करो, प्रेम से रहो, खुश रहो, छोटी मोटी चीज़ की परवाह मत करो, सुख दुख को समान भाव से। ऐसा नहीं कि अभी सुख हो तो किसी की नज़र मतलब नहीं देख रहे आप किसी को भी कि हम तो बस हम ही, ऐसा मत सोचो। सुख दुख को समान नज़र से देखो, आज सुख हो तो कल दुख ही मिल सकता है, पहले से तैयार रहो। ठीक है, अपने भावों पर कंट्रोल रखो और मस्त रहना चाहिए, ईजी है। 13वां देखो, दिन का थकापंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है। बताइए क्या सोचकर जल्दी चलता है? कि उसके कोई प्रियजन है। जैसे अपन कहीं जाते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग या दोपहर में स्कूल जाते हो, तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है अपने मामा वेट करते हैं कब बच्चा आएगा, और अपन भी सोचते हैं जल्दी चलो यार मम्मा वेट करे होंगे, खाना बन गया होगा, जो भी मतलब ऐसे कुछ। वैसे ही कुछ दिन का थका जो शाम को कोई बंदा घर आता है तो वो भी ये सोचता है कि मेरे कोई मतलब मेरे मम्मी पापा या फिर वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो बच्चे को मेरा वेट करे होंगे। यानी कि दिन का थकाबंदी ये सोचता है कि उससे प्रियजन उसकी प्रतीक्षा में होंगे, जो प्रियजन है, जो फैमिली के लोग हैं उसकी प्रतीक्षा में होंगे, वे उससे मिलने के लिए ये नहीं है ना, मिलने के लिए खड़ी पाई नहीं है, मिलने के लिए उत्सुक होंगे, मंजिल तक पहुंचने में कहीं रात न हो जाए, ऐसा विचार करके वो सोचता है कि जल्दी जल्दी चलना चाहिए। वह जल्दी जल्दी चलता है कि हमारे इंतज़ार कर रहे हैं लोग, कहीं हम लेट ना हो जाए, हमारे प्रियजन हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में प्रेमाभिव्यक्ति किस तरह हुई है इसमें, मतलब ये जो अपने पढ़ा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें आपको कहाँ प्रेम की अभिव्यक्ति नजर आई बताओ? तो आपको मेरे हिसाब से वहाँ आई होगी। एक तो बिल्कुल इजी है, जैसे अपने व्याख्याएं पढ़ी थी कि जहाँ पर बच्चे जो हैं वो नीड़ों में झांक रहे हैं, मतलब घोंसलों में झांक रहे हैं, और उनकी मम्मा जो है वही सोच के जल्दी जल्दी चल रही है कि मेरे बच्चे वेट करे होंगे, वो भूखे होंगे, वो मुझे देख रहे होंगे, वो कब आएंगे मेरे मम्मी या मेरे पापा, तो मुझे प्यार करेंगे। वो चीज़ है। एक वो जो प्रियजन वेट कर रहे हैं, एक पति का जो अपना कहीं काम से लौट रहा है, उसके घर वाले उसका वेट करेंगे कब वो घर आएंगे, वही चीज़ें वहाँ पर प्यार झलकता है। तो वही पूछा कहाँ प्यार झलकता है, कहाँ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है? तो उक्त गीत में पथिक द्वारा अपने प्रियजनों के पास जल्दी पहुँचने की चिंता से तथा पक्षियों के द्वारा अपने बच्चों के पास दाना चुगा लेकर जल्दी जाने के विचार से कवि ने मधुर प्रेम अभिव्यक्ति की है, जो प्रिय मिलन की याद से पैरों में और चंचल गति भर देती है। और जब हमारा कोई वेट करा होता है ना, तो अपन भी सोचते हैं कि जल्दी घर चलो, तो अपनी ऑटोमेटिक जो अपनी स्पीड है वो तेज़ी से चलते हैं, हम थकते भी नहीं है, और गति स्पीड से बढ़ जाती है, दिन भर के थके हैं फिर भी, ये चीज़ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, जो अपन 100 शब्दों में उनके आंसर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, 3 ही बड़े क्वेश्चन नहीं है, मैंने ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ मात्र 3 क्वेश्चन ढंग से पढ़ के चले जाना, बस बात बन जाएगी। पहली बात तो ये कि आत्मपरिचय कविता को ध्यान में रखते हुए कविता के सार को कवि के शब्दों में प्रस्तुत करें। पूरी स्टोरी का सार जो वो कवि के शब्दों में व्यक्त करें। तो पहली बात तो ये है कि आत्मपरिचय कविता में कवि अपने जीवन परिचय एवं संसार की स्वार्थहीनता को व्यक्त करते हैं। पहली बात तो कवि अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कि कैसे वो प्रियतमा की याद में रहते हैं, वो सब। दूसरा, संसार में क्या क्या स्वार्थ है, कि कैसे लोग स्वार्थ के अंदर इतने पागल हैं, इतने उस दाने के पीछे पागल हैं कि वो अपने खुद को भी भूल जाते हैं, उनकी बातें करिए। यद्यपि कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, खुद तो सांसारिक परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना फिर भी वह अपने इस जीवन से बहुत प्यार करते हैं। भाई कुछ परेशानियाँ आई कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। वे अपनी आशाओं और निराशाओं दोनों से संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि जो इन्होंने सोचा उसके आशा के अनुरूप कुछ मिल गया, कोई बात नहीं, आशा भी है और निराशा भी कहीं मिली है तो कोई बात नहीं, दोनों को साथ लेके संतुष्ट है कि कोई बात नहीं यार, ये तो चलता रहता है। यानी कि जब मैच होता है तो 2 टीमों के बीच मैच होता है तो एक टीम तो हारेगी तय है, ऐसा तो नहीं दोनों जीतेगी, तो वो तो चीज़ फिक्स है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ड्रॉ भी हो जाएगा मैच तो उसका अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका भी तो रिजल्ट होगा ही, आगे मैच और हो जाएगा। ड्रॉ की नज़र से नहीं देखना,
लेकिन मैं हार जीत तो चलती रहती है, वही वाली चीज़ आशा निराशा तो चलती रहती है। संसार में मिले प्रेम और उपेक्षा दोनों की परवाह नहीं करते। कहीं पे अगर कहीं प्रेम मिला, कहीं उनकी कोई उपेक्षा कर रहा है, मतलब कहीं जो उनको चाहते हैं, जो कोई नहीं चाहता, उपेक्षा मतलब नहीं चाहना, कोई बात नहीं, दोनों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि संसार का क्या यार, संसार तो उन्हीं के राग गाएगा, उन्हीं की बात करेगा जो उनकी राग में हाँ मिलाते हैं। ठीक है, कभी आप देखना, संसार तो उन्हीं की जय जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार जीते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े से उल्टे चल गए तो संसार कह रहे हैं ये तो बहुत बेकार आदमी है, 1 सेकंड में बदल देगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि संसार की परवाह नहीं करनी, हमें हमेशा, कवि कहते हैं कि हमें मस्त मौजी रहना है। यहाँ कवि एकदम मस्त मौजी है, अपनी भावनाओं के अनुरूप जीवन जीते हैं। वे अपनी शीतल वाणी द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, बहुत मीठे बोलते हैं लेकिन व्यंग्यात्मक बातें बोलते हैं, कहते हैं ना कमेंट करने वाली बात बोलते हैं। उनकी व्यथा शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, मीठे जरूर बोलते हैं लेकिन उनकी बातों से बहुत कुछ मीनिंग निकलते हैं। कभी सभी परिस्थितियों में मनुष्य कहते हैं कि आप बैलेंस बना के रखो, सामंजस्य बनाए रखने का संदेश देते हैं। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से संसार को सभी कठिनाइयों से झूमते हुए, खुशी मनाते हुए बोले कि जैसी परेशानी मिली है, खुशी मिली है, बस एंजॉय करो। ठीक है, और उसका मुकाबला कीजिए। सेकंड है, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद और पंथी के कदमों को तेज और धीमा कर देता है? बच्चन जी के गीत के आधार पर व्यक्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मेरी बात सुनो, बातें दो आई, एक कदमों को तेज कर देना, एक कदमों को धीमा कर देना। तेज कब होंगे खुद सोचो, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले अपन सोचते हैं, तो मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, फिर आंसर और अच्छा लिखोगे आप। तेज कब कर देंगे? जब हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, जैसे हमारे फैमिली के लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे जो भी हमारे चाहने वाले, हमारे प्रियजन हमारा वेट करते हैं, तो हम सोचते हैं यार जल्दी जल्दी कर चलो। ठीक है, और हम बहुत तेज चलते हैं। वैसे ही जो नीड में झांक रहे बच्चे हैं, वो बच्चे उन चिड़ियों का, अपने पेरेंट्स का वेट कर रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उनके भी वो भी पैर तेज़ी से दौड़ेंगे, उनके भी मतलब अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। एक बात आई है कि कदम धीमे कब हो जाते हैं? धीमे होते हैं जो एकाकी जीवन जीता है, जो अकेला जीवन जीता है, जो सिंगल है, अपनी कोई चाहने, जैसे कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवि हैं जो अपनी प्रियतमा की याद में रहते हैं। ठीक है, वो उनको नहीं मिलती है, दिल टूट जाता है, तो फिर ये सोचते हैं कि यार एकाकी जीवन है, सिंगल लाइफ है, क्या करेंगे इतना जल्दी जाके, दिन ढल रहा है, फिर भी आराम से, और पैर धीमे हो जाते हैं। इनको दिन अच्छा लगेगा, ऐसे लोगों, रात से कहते हैं ना घुटन होती है, क्योंकि जो कहीं कि इनको पता है कि हमारा कौन इंतज़ार कर रहा होगा, हमें किसका वेट, कोई हमारा वेट ही नहीं कर रहा। तो जब खुशी नहीं रहेगी, हमारा कोई आगे इंतज़ार ही नहीं कर रहा, तो अपन आराम से चलते हैं, यार क्या है, वो वाली चीज़ है। अब समझ गए? अब अपने ऑन वर्ड्स में लिख देंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में बच्चन जी ने दोनों ही प्रकार की स्थितियों को व्यक्त किया है। कौन कौन सी? एक तो वो कि प्रिय आलम्बन, ठीक है, तथा अपनों के मध्य रहने का सुकून शिथिल कदमों को भी तेज कर देता है। प्रिय आलम्बन का मतलब है कि कोई अपना चाहने वाला, उसका आगमन होने वाला है, या फिर अपने जब जैसे घर पहुंचेंगे अपनों के बीच में बड़े आराम से रहेंगे, सुकून। ये है शिथिल का मतलब है धीमे कदमों को भी तेज कर देता है। वे ढलते दिन को देखकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं और उनकी ऐसे सोचते हैं कि यार अब तो मंजिल आई, मतलब घर आ गए, मंजिल दूर नहीं है। वहीं सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति यह है एकाकी जीवन की। एकाकी जीवन व्यतीत करने वालों के साथ की है। कैसे? कि शाम के समय उनके मन में विचार उठता है कि उनके इंतज़ार में व्याकुल होने वाला कोई है ही नहीं, उनका इंतज़ार वेट करने वाला कोई है ही नहीं, अतः वे किसके लिए तेजी से घर जाएं, किसके लिए घर जाने की कोशिश करें? बताओ, तेजी से घर जाएं तो किसके लिए जाएं? कोई वेट तो कर ही नहीं रहा। यह विचार उनके लौटते हुए कदमों को भी और धीमा यानी शिथिल बना देता है। ठीक है, तथा उनके हृदय को और भी व्यतीत व पीड़ा से भर देता है। तो बहुत इजी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में व्यक्त गूढ़ अर्थ, काफी इंपॉर्टेंट। एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूढ़ अर्थ का मतलब है मेन अर्थ क्या है इस पूरी कविता का? तो आंसर बहुत बढ़िया लिखा है, ऐसा कैसा आपको लिखना है, कोई 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, बाकी लिखना पड़ेगा। कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ करने का जज्बा लिए अर्थ को कविता में व्यक्त किया है। जैसे क्या कहा समझे इस 2 लाइन से? मतलब ये है कि समय के साथ चलो, कुछ परिस्थिति अभी मुश्किल घड़ी आई है, कोई बात नहीं, ये सोचो कि समय बीत जाएगा। वही तो कहा है कि सत्य के साथ समय के गुजर जाएगा, मतलब समय गुजर जाएगा, चिंता मत करो। अभी दुख है तो कोई बात नहीं, कभी सुख भी आएगा। अभी सुख है तो लेकिन तैयार हो, कभी दुख भी आ सकता है। समय गुजर जाएगा लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति
प्राप्ति, कुछ करने का जज्बा रखो कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, मुझे मेहनत करनी है, ये सब वो जज्बा रखो। मंजिल दूर होने की स्थिति, होता क्या है, वापस बातें कही है कि खूब सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये अपन थोड़ी होगा, बहुत यार इतना पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज में से लोग बहुत है जो आपको डराएंगे, अरे ये थोड़ी कर सकते हो आप, ये इसकी तैयारी नहीं कर सकते आप, ये नहीं करोगे, ये ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं, ऐसे तर्क वितर्क देते हैं कि जो अपने लक्ष्य के प्रति लोग जाने वाले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं बीच में ही कि नहीं यार क्या बता, और लटके रह जाते हैं, ना इधर के ना इधर के, तो उनका फिर कोई मतलब कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। इसलिए ध्यान ये रखना है कि मंजिल दूर होने की स्थिति में लोगों में उदासीनता का भाव आ जाता है। उदासीनता मतलब दुखी हो जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसा आ जाता है। कभी कभी उनके मन में निराशा का भी भाव आ जाता है ना, कि और कुछ लोग मंजिल की दूरी से घबरा कर, कुछ लोग तो प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। तो कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं, कुछ फालतू के तर्क वितर्क में, व्यर्थ का मतलब फालतू के तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है कि नहीं यार 95 थोड़ी बनेंगे, 95 वाले तो पता नहीं 15 घंटे पढ़ते हैं और 20 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलरिटी के साथ 6-7 घंटे अगर पढ़ लिया जाए तो 95 नहीं 100% आ जाएंगे, बस डेली पढ़ना है, रिविजन करना है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग तर्क वितर्क देंगे कि 20 घंटे पढ़ो और फलाना पढ़ो और ऐसा होता है वो होता है, उसमें उलझ जाते हैं। और मनुष्य आशा निराशा के बीच झूलने लग जाता है, सोचा करूँ नहीं करूँ यार, आशा निराशा दोनों के बीच में झूलता है और ये बीच की स्थिति व्यक्त करता है, मतलब किधर का ही नहीं, एकदम बीच में लटक जाता है। और दूसरी स्थिति में वो कहते हैं कि बच्चे आशा लगाए बैठे होंगे कि कब उनके अपने शाम होते ही घर आएंगे और उन्हें स्नेह दुलार से भोजन से तृप्त करेंगे। कौन कह रहा है ऐसा? पक्षी वाले बच्चे है ना, वो कब आएंगे, कब खाना खिलाएंगे, कब प्यार करेंगे। और ये आशा मनुष्य यानी प्राणी जगत के जीवन में नव संसार के भाव भरती है। हर किसी की चाहत रहती है। एक फादर या एक मदर जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, शाम को घर आते हैं तो ये सोचते हैं हमारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, जल्दी चलो कुछ लेके चलें, कुछ वहाँ चलें, कुछ बनाएं, ये सब बातें नया संसार जीने की बातें करते हैं, एक नया भाव पैदा करते हैं कि हमारे जीवन का एक देह है। देह का मतलब एक उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है कि हमें अपने हमसे स्नेह प्रेम की आस टिकाए बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। तीसरी स्थिति और बताते हैं, 2 बातें समझ में आ गई। एक जो कुछ करने का जज्बा, दूसरा हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, प्यार वो जागता है नया संसार की। तीसरी बात कभी स्वयं की या एकाकी जीवन की बात कर रहे हैं। 3 तरह की कंडीशन है, एक ऐसा करो, एक जो कोई इंतज़ार कर रहा है आपका, एक जो खुद सिंगल लाइफ, ठीक है। वो एकाकी जीवन की बात करने वाली स्थिति के बारे में कहते हैं कि जो अकेले हैं, वो निराश हैं, व्याकुल हैं, उन्हें ये ढलता दिन और अकेला और व्यथित व्याकुल बना देता है। संसार की निस्सारता, क्षणभंगुरता उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। देखते हैं कि यार हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं है, इतना लिख देना बस, पर प्रॉपर आंसर बन जाएगा। लास्ट की तो वैसे कोई नहीं है, नैका नहीं करता मैं संजोय। ये गीत मन स्थिति के अर्थ को व्यक्त करता है। मन स्थिति में मतलब अपने मन की स्थिति के अनुसार उनके भावों को अर्थ करता है, लिख देना यहाँ तक प्रॉपर आंसर है। तो बहुत ही शानदार आंसर है, ये भी बहुत बढ़िया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था अपना क्वेश्चन आंसर का इम्पोर्टेंट सेशन, जो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा। सारी बातें याद हो गई क्योंकि अपने व्याख्या बड़ी प्यार से पढ़ ली। तो व्याख्या अगर डीपली स्टडी कर ली तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे। लेकिन हर क्लास को, क्वेश्चन आंसर वाली क्लास, हर क्लास को आपको लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पहचान होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। ओके।